हेलो स्टूडेंट, आपको तो जैसे पता ही है कि हम टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी फर्स्ट पार्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं जो पहले कर चुके हैं और उसके आगे के क्वेश्चंस आज हम करेंगे। बट इसमें क्या है कि मैंने जो क्वेश्चंस दिए हैं आपको, उसमें क्वेश्चंस के साथ उसका फुल डिस्क्रिप्शन दिया है, जिससे कि आपको उसके आंसर इजीली समझ भी आ सके और आप उसे काफी टाइम तक याद कर सके। और दूसरी बात ये है कि आपको मतलब पता भी होना चाहिए कि हाँ ये इसका आंसर है, इस पे हमने क्यों टिक लगाया, इसका क्या मतलब है, ये क्यों राइट है। इस वजह से इसके जो फुल डिस्क्रिप्शन है वो हमें जानने की ज्यादा जरूरत है। इस वजह से उस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने आपकी ऐसी वीडियो बनाई है। तो क्वेश्चन 44 स्टार्ट करेंगे। एल्बर्ट बांद्रा इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। जो एल्बर्ट बांद्रा थे वो किस बेस पे, किस चीज पे एसोसिएट थे वो देखेंगे। सोशल लर्निंग थ्योरी, बिहेवियर थ्योरी, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, साइको सोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। मतलब जो एल्बर्ट बांद्रा थे उन्होंने कौन सी इनमें से थ्योरी लिखी थी, सोशल वाली, बिहेवियर वाली, कॉग्निटिव वाली या फिर साइको सोशल वाली। जो सोशल लर्निंग थ्योरी है वो इसका राइट आंसर है, क्योंकि Albert Bandura, an American psychologist, has propounded social learning theory। क्योंकि जो अल्बर्ट बांद्रा था वो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था और सोशल लर्निंग थ्योरी के ऊपर कार्य किया था, उसे बनाया था। दिस थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड लर्निंग थ्रू इमिटेशन। उनकी इस थ्योरी को हम क्या दूसरा नाम क्या है, लर्निंग थ्रू इमिटेशन के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि एग्जाम में ये नाम भी आ सकता है कि लर्निंग थ्रू इमिटेशन किसके द्वारा है, या कि फिर इसके बारे में किसने इसे एसोसिएट किया। तो इसका भी आंसर आप एल्बर्ट बांद्रा लिख सकते हैं। Albert Bandura emphasized that the principle of social learning consists of 4 steps respectively including। इसमें क्या है, जो एल्बर्ट बांद्रा है उन्होंने जो इसके सोशल लर्निंग थ्योरी के जो प्रिंसिपल्स बनाए हैं वो इस तरीके से बनाए हैं, जो कि हमें इन्होंने गिवन दिए हैं। 4 स्टेप्स में वो भी अकॉर्डिंग से लाइन से दिए हैं। फर्स्ट, अटेंशन। It refers to the process of paying attention to the model to observe in order to learn। इसमें क्या है, जैसे हम किसी भी काम को करते हैं तो उसके लिए हमें पहले बिल्कुल अटेंशन फॉर्म में होना चाहिए, जिससे कि उस चीज को हम पहले ध्यान से सुनेंगे तभी तो उस चीज को कार्य कर सकेंगे, उस चीज के बारे में कर सकेंगे। इसीलिए जो एल्बर्ट बांद्रा था उन्होंने बताया था कि कोई भी जो भी मॉडल बनाना हो या फिर हम कुछ भी लर्निंग करते हैं तो उसे करने से पहले क्या उस चीज को हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उसे अच्छे से देखना होगा कि ये किस तरीके से होती है, फिर उसे लर्न करके ही उस चीज को हम आगे कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है रिटेंशन। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रिकॉलिंग द लर्नर एक्टिविटी फॉर लेटर यूज। इसमें क्या होता है, जो टीचर्स होती है वो उस चीज को चेक करते हैं कि जो उन्होंने बच्चों को बताया है तो बच्चे उसे समझ पाए या नहीं समझ पाए, उन्हें जो टीचर ने पढ़ाया वो कितना समझ पाए। तो इसमें क्या होता है, जो टीचर्स होती है पहले उससे बच्चों का अटेंशन फॉर्म में करती है, फिर उन्हें चीजों के बारे में समझाती है, उसके बाद रिकॉलिंग दोबारा से याद करने को, मतलब रिकॉल दोबारा उस चीज को रिपीट करते हैं, जिससे कि उसे पता चलता है कि बच्चों को कितना समझ आया या नहीं आया। और बीच में अगर टीचर का मन चाहता है तो वो कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी उससे रिलेटेड पूछ सकती है। थर्ड है रिप्रोडक्शन। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग और रिप्रोड्यूसिंग द लर्निंग एक्शन, लर्न एक्शन। इसमें क्या होता है, जो टीचर्स होती है जब मतलब वो अटेंशन फॉर्म में ला देते हैं, रिटेंशन करवा देते हैं, उसके बाद जब उसे सारी चीजें बता देते हैं तो उस चीज के बारे में वो पूछते हैं कि तुम इसे परफॉर्म करके दिखाओ कि इसे मैंने किस तरीके से बताया, या फिर इसी से मिलता जुलता कुछ तुम भी खुद करके दिखाओ कि कोई रिप्रोड्यूसिंग एक्शन या कोई मॉडल बनाकर दिखाओ, जिससे कि पता चले कि जो टीचर ने समझाया उन्हें कितना समझ आया, वो कितना खुद से कर पा रहे हैं। फोर्थ पॉइंट इसका मोटिवेशन। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मोटिवेटिंग लर्नर्स टू रिपीट ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। इसमें क्या आता है, कुछ बच्चे होते हैं जो कि जल्दी चीजों को कैच कर लेते हैं और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि जो चीजें को जल्दी ऑब्जर्व नहीं कर पाते, मतलब वो उसे ऑब्जर्व करते हैं परंतु उस चीज को अच्छे से नहीं कर पाते। तो इसमें क्या होता है, जो टीचर्स होते हैं उन बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि लर्नर्स को, जिससे कि वो भी इस चीज को अच्छे से देख कर वो भी इसमें आगे सीख सके और खुद से कर सके। इसलिए वो उन बच्चों को बार बार कहते हैं कि रिपीट ऑब्जर्वेशनल, उन्हें बार बार कहते हैं कि तुम ध्यान से देखो तभी तुम लर्निंग अच्छे से कर पाओगे। Question 45. Dash occurs when there is orderly and progressive changes in a human being due to maturation and experience। इसमें बताया कि किस चीज के आने के बाद जो
इंसान होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, उनके ऑर्डर में डेवलपमेंट होती है, मतलब किस तरीके से वो कौन से ऑर्डर में वो फॉलो करते हैं, किस तरीके से उनके अंदर प्रोसेस होता है, किस तरीके से ह्यूमन के अंदर चेंजेस आते हैं कि वो मैच्योरेशन स्टेज पे पहुंचते हैं और उनके अंदर एक्सपीरियंस आता है। किस वजह से? ग्रोथ की वजह से, फिजिकल चेंजेस की वजह से, डेवलपमेंट की वजह से, मेंटल चेंजेस की वजह से। राइट आंसर है डेवलपमेंट, क्योंकि जो डेवलपमेंट होता जाएगा तो क्या वो डेवलपमेंट क्या हमारे स्टेज के अकॉर्डिंग होता है कि किस स्टेज में वो किस चीज को प्रोग्रेस करेंगे, किस स्टेज में वो उनमें क्या क्या चेंजेस आएंगे, कैसे वो मैच्योरेशन हो गया, मतलब उनकी मैच्योरेशन स्टेज कैसे कैसे आएगी, वो सारा क्या होता है हमारे डेवलपमेंट पे ही डिपेंड करता है। अब इसे हम देखेंगे डिटेल में कि किस तरीके से ये इसमें हेल्पफुल होता है। डेवलपमेंट occurs when there is orderly and progressive changes in a human being due to maturation and experience, while growth refers to structural and physiologically changes। इसमें क्या क्या जो डेवलपमेंट होता है वो इंसान को क्या ऑर्डर में और प्रोग्रेसिव में ह्यूमन बींग्स को चेंजेस करता है, जिससे उनके अंदर क्या होता है मैच्योरेशन जाती है और वो एक्सपीरियंस लेते हैं चीजों से। परंतु जो ग्रोथ होती है वो रेफर करती है हमारे स्ट्रक्चर को, हमारे फिजियोलॉजिकली चेंजेस को, जो कि हमारे ग्रोथ के ऊपर डिपेंड होते हैं। डेवलपमेंट इज दस अ मोर इंक्लूसिव टर्म विच हैज अनदर एलिमेंट कॉल्ड मैच्योरेशन। इसलिए जो डेवलपमेंट होती है हमारी बहुत ही ज्यादा इंक्लूसिव टर्म होती है और इसका जो अदर नाम होता है वो का मैच्योरेशन स्टेज भी से हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। अल्टरनेटिव मिसकॉन्सेप्शन इन स्टूडेंट्स लाइफ इज एन आर्ट। जो अल्टरनेटिव मिसकॉन्सेप्शन होता है बच्चों के अंदर वो क्या होता है? आ सिग्निफिकेंट स्टेप इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जो एक सिग्निफिकेंट स्टेप्स लेते हैं हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, वो हेल्पिंग द टीचर टू बी अवेयर ऑफ लर्नर्स लर्निंग स्टाइल्स। इसमें क्या होता है जो टीचर्स होते हैं उन्हें हेल्प मिलती है कि वो बच्चों के बारे में जागरूक हो सके कि किस तरीके से उन्हें लर्निंग करवानी है, बच्चों को क्या लर्निंग स्टाइल्स उन्हें यूज करने हैं। और नेचुरल थ्रू प्रोसेस, और नेचुरल तरीके से वो प्राकृतिक रूप से वो कुछ प्रोसेस का यूज करके वो बच्चों को लर्निंग सिखाते हैं। और डी पॉइंट है ऑल ऑफ दी अबव, या फिर सारे। तो इसमें क्या है हमारा सारे पॉइंट ही राइट है, इसलिए ऑल ऑफ दी अबव इसका राइट आंसर है। क्यों? मिसकॉन्सेप्शन इन स्टूडेंट्स लाइफ आर, सॉरी आर में मैंने ई नहीं लगाया। जो मिसकॉन्सेप्शंस होते हैं स्टूडेंट्स की लाइफ में वो क्या होते हैं? आर सिग्निफिकेंट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। Misconceptions are the formation of ideas on the previous knowledge and experience of the learners. It is a part of teaching learning process. जो मिसकॉन्सेप्शंस होता है वो क्या होता है? एक फॉर्मेशन करता है किसके अंदर? लर्नर्स के अंदर, कि जो उन्हें प्रीवियस हमने कुछ पढ़ाया होता है या फिर कोई प्रीवियस नॉलेज होता है, तो उससे क्या होता है जो बच्चे होते हैं उनके माइंड में थॉट्स एंड विचार्स आते हैं, जिससे क्या होता है कि जो लर्नर्स होता है अपने लर्निंग को अच्छे से कर सकते हैं। प्लस में इसमें क्या होता है जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो बच्चों को और टीचर्स को मिलकर जो काम करना होता है वो भी अच्छे तरीके से वो कर सकते हैं, जैसे कि टीचर अच्छे से टीचिंग कर पाते हैं और लर्नर्स जो होते हैं अच्छे से लर्निंग कर पाते हैं। हेल्पिंग द टीचर टू बी अवेयर ऑफ लर्निंग स्टाइल्स। ये क्या होता है जो टीचर्स होते हैं उनके लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि वो टीचर्स को भी जागरूक करता है टीचिंग लर्निंग स्टाइल्स के लिए, और किस तरीके से कुछ कौन कौन से लर्निंग स्टाइल्स उसे यूज करके बच्चों को लर्निंग करवा सके। क्वेश्चन 47 करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। इनमें से कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि अर्ली चाइल्डहुड के स्टेज को नहीं दर्शाता है? प्री गैंग एज, सेकेंड है इमिटेटिव एज, थर्ड है क्वेश्चनिंग एज, फोर्थ है प्ले एज। अब इनमें से कौन सा हमारा राइट है? प्ले एज, क्योंकि जो प्ले एज होता है वो हमारा दर्शाता नहीं है अर्ली चाइल्डहुड को, क्योंकि प्री गैंग एज होता है वो भी दर्शाता है इमिटेशन एज और क्वेश्चनिंग एज। ये तीनों एजेस क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे अर्ली चाइल्डहुड के। क्योंकि देखेंगे अब इसका हम थोड़ा विस्तार में। द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मीनिंग ऑफ अर्ली चाइल्डहुड आर एक्सप्लेन्ड बिलो। इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे जो कि है इसमें प्री गैंग एज। इसमें क्या होता है प्री गैंग एज में? ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड द चिल्ड्रन आर मेनली सेल्फ सेंटर्ड। इसमें क्या होता है अर्ली चाइल्डहुड में जो बच्चे होते हैं वो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। देयर बिहेवियर ऑफ सेल्फ कॉन्शियस एंड दे आर मोर सेल्फ अवेयर। इसमें क्या होता है जो उनका बिहेवियर होता है सेल्फ कॉन्शियस होता है और क्या होता है वो बहुत ही ज्यादा अपने को लेके जागरूक होते हैं। बट ड्यूरिंग लेटर चाइल्डहुड दे वांट टू बी एन एक्टिव मेंबर ऑफ देयर पीयर ग्रुप। इसमें क्या होता है परंतु जब लेटर चाइल्डहुड होता है तो वो क्या होता है बहुत ही ज्यादा एक्टिव मेंबर की तरह बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं अपने पीयर ग्रुप के साथ मिलके, अपने रिलेटिव के साथ। सो लेटर चाइल्डहुड इज कॉल्ड गैंग एज। जो लेटर चाइल्डहुड का एज होता है उसे हम गैंग एज कहते हैं। एंड बिफोर दैट अर्ली चाइल्डहुड इज नोन एज प्री गैंग एज। इसमें क्या कहेंगे हम? जो लेटर एज होगा उसे हम गैंग एज कहेंगे और बिफोर होगा उसे हम प्री गैंग एज कहेंगे।
सेकेंड है हमारा पॉइंट इमिटेटिव एज। इसमें क्या है, एज द चिल्ड्रन ड्यूरिंग देयर अर्ली चाइल्डहुड टेंड टू इमिटेटिव देयर एल्डर्स एंड दैट मीन्स देयर वे ऑफ वॉकिंग, टॉकिंग, ईटिंग एक्सेट्रा। इमिटेटिव में क्या होता है, जो बच्चे होते हैं अपने अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज में होते हैं तो अपने एल्डर से चीजों को देखते हैं, उन्हें इमिटेटिव करते हैं कि वो किस तरीके से खाना खा रहे हैं, चल रहे हैं या फिर बात कर रहे हैं, तो वो भी इसी चीज को फॉलो करते हैं। दैट्स वाई अर्ली चाइल्डहुड कैन बी कंसिडर्ड एज एन इमिटेटिव एज। इस वजह से हम अर्ली चाइल्डहुड के स्टेज को हम क्या इमिटेटिव एज भी कहते हैं, क्योंकि इसका कैरेक्टरिस्टिक है। क्वेश्चनिंग एज, थर्ड पॉइंट, every object or situation helps such a wonder for the young child that they are very curious to know the what, why, how and when etc. to reach the deep roots of a matter। इसमें क्या होता है, जब बच्चे छोटी एज में होते हैं तो उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और उसको जानने के लिए बहुत ही ज्यादा जिज्ञासु होते हैं कि क्यों, किस लिए, किस वजह से, या फिर कब ये काम हुआ या फिर क्या वजह थी, किस तरीके से हुआ। तो उसकी जो गहराई होती है उसके तक जाने की कोशिश करते हैं और प्लस में क्या इस एज में वो क्वेश्चनिंग करना भी स्टार्ट कर देते हैं। They ask several questions to satisfy their curiosity, which is why early childhood is an age of questioning। इस वजह से क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं उनके मन के अंदर, जिससे कि वो सेटिस्फाई करने से या फिर अपनी जिज्ञासा को पूरी करने के लिए वो उन क्वेश्चनों को पूछते हैं, जिससे कि उनकी जो क्वेश्चंस है वो पता चल सके कि ये आंसर क्यों आया, किस वजह से आया, क्या रीजन था, ये सारा उन्हें पता चल सके। इसलिए इस स्टेज के एज को हम क्या क्वेश्चनिंग एज भी कहते हैं। क्वेश्चन 48 करेंगे, इन विच स्टेज द फिजिकल ग्रोथ इज रैपिड। इनमें से कौन सी स्टेज है जो कि फिजिकल ग्रोथ को बहुत ही जल्दी जल्दी करती है? अर्ली चाइल्डहुड, इन्फेंसी, एडोलेसेंस या स्कूल एज। अर्ली चाइल्डहुड वाली एज होती है जिसमें बहुत ही जल्दी ग्रोथ होती है, या फिर एडोलेसेंस वाली एज में जल्दी ग्रोथ होती है, इन्फेंसी में या फिर स्कूल एज में। तो जो इन्फेंसी है वो हमारा राइट है आंसर है, क्योंकि इन्फेंसी स्टेज में होते हैं तो हम बहुत ही जल्दी जल्दी ग्रोथ करते हैं। जैसे कि देखेंगे, इन्फेंसी इज रेफर टू द फर्स्ट ईयर और द अर्ली पीरियड ऑफ अ चाइल्ड डेवलपमेंट इन विच द चाइल्ड ग्रो रेपिडली आफ्टर बर्थ। इसमें क्या होता है, जो इन्फेंसी होती है हमारा फर्स्ट साल का जो पीरियड होता है उसमें बच्चा जो होता है बहुत ही जल्दी जल्दी डेवलप करता है, जो कि हमारे क्या होता है ग्रोथ के बाद जैसे वो बर्थ लेते हैं तो बहुत ही जल्दी जल्दी ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है। आई होप आपको आज की वीडियो मेरी पसंद आई होगी। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।